नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको किताबों में रुचि है, किताबें पढ़ना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आज के वीडियो में मैं जिस किताब के विषय में आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है राग दरबारी और इसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। ये व्यंग्य शैली में लिखी हुई किताब है और ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक जो समीकरण बनते हैं या फिर जो यारी होती है, दोस्ती होती है, और उस चीज़ को इन्होंने इस किताब में दिखाया है। कहने को तो यह व्यंग्य शैली में लिखी गई है, लेकिन जब आप इस किताब को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं या फिर बीच में भी कई बार ऐसा लगता है जब आप इस किताब पर रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके ऊपर चिंतन करते हैं, तो आपको इस बात की बहुत अच्छी समझ आती है और दिखती है कि समाज में किस तरह से जो राजनीति है वो किस तरह से सिर्फ कुछ ही लोगों की एक गुटबंदी बनकर रह गई है। समाज सेवा के नाम पर लोग राजनीति में अपने आप को दिखाते हैं कि वो घुस रहे हैं, राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब सत्ता आ जाती है, जब या फिर कोई एक बहुत बड़ी चीज़, जिम्मेदारी वाली कुर्सी उनके पास जब आ जाती है, तो वो कुर्सी का इस्तेमाल सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही करते हैं। इस चीज़ को इन्होंने दिखाया है। कहानी शिवपालगंज नाम के एक गांव की है और जो शहर से थोड़ी दूर बसा हुआ है, लेकिन इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि जहाँ एक तरफ शहर में बहुत सारी चीज़ें विकसित हो रही हैं, वहाँ एक प्रगति हो रही है, वहीं उसी थोड़ी ही दूर पे बसे हुए इस गांव में ये कितना ज़्यादा पिछड़ापन है। और यहाँ पर वोट की कीमत भी नहीं है, वोट किस तरह से खरीदी जाती है और जब चुनाव आते हैं तो किस तरह से उनको मैनिपुलेट किया जाता है। इस चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। मुख्य जो किरदार हैं वो एक वैद्य जी हैं जो इस पूरे कहानी को अब उनके चारों तरफ घूमती है। वैसे तो बहुत सारे और भी दूसरे मुख्य किरदार हैं, लेकिन वैद्य जी का जो किरदार है वो अगर देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से वही इस पूरे गांव को चला रहे हैं। वो जो चाहते हैं वही हर जगह होता है और दिखावे के लिए वो एक वैद्य, वो है पेशे से एक वैद्य हैं, एक आयुर्वेदिक दवाखाना चलाते हैं, लेकिन उस पूरे गांव की राजनीतिक डोर पर उनकी पकड़ बनी हुई है। उन्होंने एक कॉलेज वहाँ पे खोल रखा है जिसमें एक प्रिंसिपल साहब हैं और ये बड़े अच्छे से इसमें दिखाया है कि प्रिंसिपल साहब का नाम बहुत कम बार बताया गया है, लेकिन जैसे कि अक्सर गांव में होता है कि एक मास्टर साहब हो गए या फिर एक प्रिंसिपल साहब हो गए, लोग उन्हीं से उनको जानते हैं, नाम पता होता है लोगों को, लेकिन जब उनका बुलाना होता है या फिर उनके विषय में बात करनी होती है तो मास्टर साहब ऐसे हैं, मास्टर साहब वैसे हैं, या फिर प्रिंसिपल ऐसे है, प्रिंसिपल वैसे है। तो इसी चीज़ को इन्होंने श्रीलाल जी ने इस किताब में रखा है। तो प्रिंसिपल जो है वो इस कॉलेज के जो हैं वो करते अपनी मर्जी की हैं, वो दूसरों की नहीं सुनते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब क्योंकि वो प्रिंसिपल हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं और उनको वैद्य जी का सपोर्ट मिला हुआ है। वैद्य जी का सपोर्ट किस तरह से मिला हुआ है, क्योंकि वैद्य जी ने ही उस कॉलेज की स्थापना की थी। दिखावे के लिए एक वहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी है और ये फैसला लिया गया था कि पहली बार तो वैद्य जी मैनेजर बन गए थे चुनाव करा के, क्योंकि पहले उन्होंने कॉलेज बनाए थे तो वो बन गए थे और कमेटी का ये फैसला था कि हर साल चुनाव होंगे, लेकिन 4-5 साल से चुनाव हो ही नहीं रहे थे। तो उसमें जब चुनाव होता है तो भी दिखावे के का ही चुनाव होता है। जो दूसरे उम्मीदवार होते हैं उनको डरा कर, धमका कर या फिर दबा दिया जाता है और वैद्य जी दोबारा से मैनेजर बन जाते हैं। और ये दिखावा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी ने जो शिक्षा विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनसे शिकायत कर दी थी कि यहाँ पर जो इस कॉलेज में है वो सारी चीज़ें नियम से नहीं हो रही हैं, कुछ ही लोगों का बोलबाला है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने कर दिया कि भाई चुनाव हमने किया और चुनाव से हम जीत गए। तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाई जाती है। फिर दूसरी चीज़ दिखाई जाती है कि एक दरोगा होता है, वो एक गुंडे को पकड़ता है। गांव में एक बार चोरी हो जाती है तो उसके आरोप में एक गुंडे को पकड़ा जाता है और क्योंकि वो गुंडा वैद्य जी का ही खास आदमी था या फिर कह लें कि एक तरह से अब उल्टे सीधे काम वैद्य जी उससे निकलवाते थे, तो दरोगा को उन्होंने कहा कि छोड़ने के लिए इनडायरेक्ट तरीके से,
लेकिन दरोगा माने नहीं, तो फिर वहाँ पर भी वैद्य जी ने अपना पावर दिखाया और दरोगा का तबादला हो गया। इसमें एक और किरदार है जो रंगनाथ का है, जो शहर से आता है। ये किरदार जो है वो कहानी की बिल्कुल शुरुआत में ही पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है श्रीलाल जी ने। और वहाँ से वो दिखाता है कि वो शहर के, वो एक स्कॉलर होता है, वो एक पीएचडी रिसर्चर होता है, और वो ये बोल देता है, वो ये बोल के यहाँ पर था कि कुछ समय के लिए वो छुट्टियाँ अपना स्वास्थ्य लाभ लेना चाहता है, और यहाँ पर छुट्टियाँ गाँव की शुद्ध हवा में स्वास्थ्य अपना ठीक करना चाहता है। धीरे धीरे वो गांव के लोगों के साथ मिलना शुरू करता है, तो उसे लगता है कि यहाँ पर लोग दिखावा बहुत करते हैं, झूठ बोलते हैं। वैद्य, भले ही वो वैद्य जी के ही घर में रह रहा होता है, लेकिन वैद्य जी उसके मामा लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उसके बातें समझ में आती कि किस तरह वैद्य जी अच्छाई का दिखावा करके और वो बनावटी रूप से लोगों को दिखाते हैं कि वो अच्छे हैं, और लेकिन लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, गांव के संसाधनों को अपने निजी इस्तेमाल के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो वो धीरे धीरे उसके मन में वैद्य जी के खिलाफ बातें तो उठती हैं, लेकिन वो कह नहीं पाता है। वो कोई चीज़, हर बार कुछ चीज़ सोच के रह जाता है। तो ये एक चीज़ है इसमें। फिर वैद्य जी के 2 बेटे होते हैं, फिर उनमें से एक उनके साथ, दोनों तो से उनकी बनती नहीं है, लेकिन सब तीनों साथ में ही रहते हैं। एक उनके साथ मतलब वो उनके साथ वफादार रहता है, जो बड़ा बेटा बद्री पहलवान जिसको लोग वहाँ बोलते हैं, और दूसरा छोटा जो बेटा होता है रूपन बाबू, वो उनके खिलाफ चला जाता है। और जो प्रिंसिपल भी जो होते हैं उनके खिलाफ, जो कॉलेज में एक और टीचर होते हैं जैसे खन्ना मास्टर, तो वो रूपन बाबू, खन्ना मास्टर, ये सब मिलके एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। और फिर उसके बाद से इसी तरह से फिर गांव में पंचायत का भी चुनाव आने वाला होता है। वहाँ पर एक ऐसे आदमी को वैद्य जी खड़ा कर देते हैं जिसका कुछ काम नहीं रहता है। वो वैद्य जी के दुकान के बाहर बैठा रहता है, हमेशा भंग पिसता रहता है, बादाम घोटता रहता है, वही खाता रहता है, वही पीता रहता है। और वो सिर्फ एक गरीबी की हालत उसकी रहती है, और वो एक बनियान पहने रहता है। जब वो अच्छा दिखना चाहता है तो बनियान पहन लेता है, अन्यथा सिर्फ वो एक नीचे कुछ पहन लेता है। और उस आदमी को वहाँ पर सरपंच बनाया जाता है। और वो आदमी को जब लोग बोलते हैं वाह तुम तो सब सरपंच बन गए, तो वो बोलता है मैं तो बस नाम का हूँ, असली सरपंच तो वैद्य जी ही अभी भी है, वो सारा काम जो भी काम होगा उनसे पूछ कर ही होगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि गांव की राजनीति में कुछ एक लोग किस तरह से सभी चीज़ों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करके रखे हुए हैं। इस चीज़ को इसमें उन्होंने व्यंग शैली को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। एक और चीज़ जो इसमें एक किरदार के माध्यम से इन्होंने बताया है कि सरकारी काम कितना लेट होता है। एक इंसान होता है जिसे अपनी ही किसी ज़मीन के कागज़ की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है, तो जब वो जाता है दफ्तर सरकारी कार्यालय में, तो वहाँ पर उसे कुछ वही घूस की डिमांड होती है, तो वो उसको देने से मना कर देता है। तो फिर बोलता है तो फिर सही तरीके से निकलवा लो। अब वो सही तरीके से निकलवाने के लिए वो अर्जी देता है, कई बार अर्जी आगे जाती है, फिर पीछे आती है, ये करते करते सालों बीत जाते हैं। और जिस दिन उसको अर्जी मिलनी होती है, कहानी के अंत में वो एक पड़ाव आता है जहाँ पर उसको अर्जी मिलनी होती है, तो बदकिस्मती से वो बीमार हो जाता है और वो अर्जी लेने, वो उसकी फ़ोटोकॉपी लेने दफ्तर नहीं जा पाता है। तो जब वहाँ पर 10 दिन बाद वो पहुँचता है, 10-15 दिन बाद पहुँचता है, तो फिर वो बताया जाता है क्योंकि आप 10 दिन तक नहीं आए तो इसको वापस मुख्य कार्यालय भेज दिया गया है, अब आपको अगर चाहिए तो आप फिर से अर्जी दो। तो ये हालत है सरकारी दफ्तरों की। अगर आप वहाँ पर घूस न देते हो तो आपका काम कितनी ढिलाई से होता है, और होता भी है तो बहुत ही समय लग जाता है उसमें। इस चीज़ को भी उसमें दिखाया गया है। शहर के भी करप्शन को थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाया है अलग अलग माध्यम से। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक गांव की है जिसमें वैद्य जी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, खन्ना मास्टर हैं, रंगनाथ जी हैं, बद्री पहलवान हैं, रूपन बाबू हैं। इन सब के बीच पॉलिटिक्स चल रही होती है, और गांव का जितना भी विकास होता है वो बिल्कुल ही धरातल के नीचे चला जाता है। और कहानी के अंत में वो वैसे ही सब चीज़ चल रहा होता है। वैद्य जी दिखावे के लिए इस्तीफ़ा भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में ये षड्यंत्र चल रहा होता है कि किस तरह से इसको अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे को दे दे, और उनके माध्यम से वो
अभी भी अपने गांव के राजनीतिक डोर को, उसकी कमान को संभाल कर रखे हुए हैं। काफ़ी अच्छी कहानी है, बहुत ही आपको पढ़ने में कई बार कई ऐसे वो मिलेंगे, कुछ वाक्य ऐसे मिलेंगे जिनको पढ़कर आपको काफ़ी हंसी आएगी। एक बहुत ही प्रिंसिपल साहब का बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि जब उनको गुस्सा आता है तो वो अवधी भाषा में लोगों को बोलना, गाली देना शुरू कर देते हैं। अमूमन ये देखा जाता है, मतलब कहानियों में या फिर गांव में देखा है, कई लोग जो पढ़े लिखे होते हैं शहर के, वो इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने उसको कुछ अलग करके दिखाया कि वो अवधी भाषा में गाली देना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। आप भी ज़रूर पढ़िए इस किताब को और बताइए कि कैसा लगा आपको ये, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालकर। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नई किताब की चर्चा के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।